भाविश और अंकित दो आम लड़के थे, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करके वो इंडिया में सफर करने का तरीका बदलना चाहते थे। 2010 में उन्होंने ओला कैब्स शुरू किया। आइडिया सिंपल था, एक क्लिक में कैब बुक करो, अपनी राइड को रियल टाइम में ट्रैक करो, ड्राइवर्स के साथ कोई मोलभाव नहीं, सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं। ओला जल्दी ही पॉपुलर हो गया। यह सुविधाजनक और भरोसेमंद था। लोगों को कैशलेस पेमेंट का ओन ऑप्शन बहुत पसंद आया। कंपनी तेजी से बढ़ी। जल्द ही ओला इंडिया में कैब बुकिंग का दूसरा नाम बन गया। यह एक क्लासिक स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी थी, लेकिन आगे का सफर उतना आसान नहीं था। एक नया खिलाड़ी इंडियन मार्केट में आने वाला था, एक ग्लोबल जायंट जिसके पास बहुत पैसा था और आगे बढ़ने की भूख थी। यह नया खिलाड़ी था उबर। उबर के आने से पहले ओला का दबदबा था। कंपनी ने बहुत तेजी से अपना बिजनेस फैलाया। इसने पूरे इंडिया के 100 से ज्यादा शहरों को कवर किया। ओला ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा और बाइक्स भी शुरू कर दी। इससे और भी ज्यादा लोग ओला इस्तेमाल करने लगे। कंपनी ने नए नए काम भी शुरू किए। खाने की डिलीवरी के लिए ओला फूड्स, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ओला स्टोर और डिजिटल वॉलेट के लिए ओला मनी। ओला को रोकना मुश्किल लग रहा था। वो इंडिया का सुपर ऐप बनना चाहता था, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ने का नुकसान भी हुआ। ओला का ध्यान बंट गया। उसकी मेन कैब सर्विस की क्वालिटी खराब होने लगी। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर ये छोटी छोटी दरारें बड़ी मुसीबत बन जाएंगी। 2013 में उबर के आने के बाद इंडियन राइड हेलिंग मार्केट एक जंग का मैदान बन गया। दोनों कंपनियां मार्केट शेयर के लिए खूब लड़ी। एक प्राइस वॉर शुरू हो गई। कस्टमर्स पर डिस्काउंट की बारिश होने लगी। ड्राइवर्स को लुभावने इंसेंटिव्स दिए जाने लगे। ओला और उबर दोनों को नुकसान हो रहा था, लेकिन उनके पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे। सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल और सिकोया ने इस लड़ाई में करोड़ों रुपए लगाए। ये कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए पैसे चलाने जैसा था। यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। यह खेल था कि कौन किससे ज्यादा देर तक टिक सकता है। इस प्राइस वॉर का इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इसने इंडिया में लोगों के सफर करने का तरीका बदल दिया। इसने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में भी सवाल खड़े कर दिए। जब प्राइस वॉर चल रही थी, तब ओला ने कुछ बड़ी गलतियां की। कई अलग अलग चीजों में हाथ डालना ओला के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। कंपनी ने बहुत ज्यादा फैल गई। वो अपनी सभी सर्विसेज की क्वालिटी नहीं बनाए रख सकी। ड्राइवर्स भी खुश नहीं थे। जैसे जैसे इंसेंटिव्स कम हुए, ड्राइवर्स को दिक्कत होने लगी। लेट पेमेंट और ज्यादा कमीशन ने उनकी परेशानी बढ़ा दी। कई ड्राइवर्स उबर में चले गए। कस्टमर एक्सपीरियंस भी खराब हो गया। ऐप में गड़बड़ियां होने लगी। प्राइसिंग हमेशा क्लियर नहीं होती थी। राइड कैंसिलेशन बढ़ गए। इससे यूजर्स के बीच ओला की इमेज खराब हो गई। सेक्शन 5, यूबर का जीत का फॉर्मूला इंडियन मार्केट को समझना। दूसरी तरफ यूबर ने समझदारी से काम लिया। उसने अपनी खासियत पर ध्यान दिया, राइड हेलिंग। उसने इंडियन मार्केट को अच्छी तरह समझा। यही उसकी कामयाबी की कुंजी थी। यूबर ने पेमेंट के लिए पेटीएम और यूपीआई को जोड़ा। ये लोकप्रिय लोकल पेमेंट सिस्टम थे। उसने अपने ऐप में हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट शुरू किया। इससे उन ड्राइवर्स और राइडर्स के लिए ऐप इस्तेमाल करना आसान हो गया जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। यूबर ने ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग के जरिए लोगों का विश्वास भी जीता। उसका ऐप ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। उसने एक स्थायी ड्राइवर इंसेंटिव सिस्टम बनाने पर ध्यान दिया। यह सब काम आया। सेक्शन 6, दो कंपनियों की कहानी 2024 में ओला और उबर। अब बात करते हैं 2024 की। इंडियन राइड हेलिंग मार्केट अब बहुत अलग दिख रहा था। ओला का मार्केट शेयर गिर गया था। कंपनी मुश्किल से चल रही थी। उसने कई शहरों में अपना काम बंद कर दिया था। दूसरी तरफ उबर मार्केट का बादशाह बन गया था। उसे प्रॉफिट होने लगा था। उबर के पास मजबूत और वफादार कस्टमर्स थे। कोर सर्विसेज और कस्टमर संतुष्टि पर ध्यान देने का फायदा मिला। ओला की कहानी एक सबक बन गई। इसने दिखाया कि बिना सोचे समझे बढ़ने और खराब मैनेजमेंट के क्या नुकसान हो सकते हैं। उबर की कामयाबी ने दिखाया कि मार्केट को समझना और एक स्थायी बिजनेस बनाना कितना जरूरी है। सेक्शन 7, ओला के सफर से सीख, स्टार्टअप्स के लिए एक गाइड। ओला के सफर से स्टार्टअप्स के लिए कई जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, अपनी मुख्य सर्विस पर ध्यान दो। बहुत ज्यादा चीजों में हाथ मत डालो। दूसरा, अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स को खुश रखो। उनकी वफादारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, एक स्थायी बिजनेस मॉडल बनाओ। सिर्फ कस्टमर्स को पाने के लिए पैसे मत चलाओ। चौथा, मार्केट के हिसाब से बदलो। अपने कस्टमर्स की जरूरतें समझो। आखिर में कभी भी कंपटीशन को कम मत आंको।
मार्केट हमेशा बदल रहा है, टिके रहने के लिए तुम्हें भी बदलना होगा। सेक्शन 8 इंडिया में राइड हेलिंग का भविष्य, इनोवेशन का सवाल। इंडियन राइड हेलिंग मार्केट अभी भी बदल रहा है। नए खिलाड़ी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। भविष्य उन्हीं का है जो नए आइडिया ला सकते हैं और बदल सकते हैं। क्या ओला वापसी कर पाएगा? क्या वो अपनी खोई हुई शोहरत वापस पा सकेगा, या नए खिलाड़ी मार्केट को बदल देंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। एक बात पक्की है, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सेक्शन 9 निष्कर्ष ओला का क्या होगा? ओला की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अच्छे स्टार्टअप्स भी गिर सकते हैं। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और एक बदलते मार्केट में कामयाब बिजनेस बनाने की चुनौतियों की। ओला अपनी गलतियों से सीखकर इंडियन राइड हेलिंग मार्केट में अपनी जगह वापस पाएगा या नहीं, ये देखना बाकी है। लेकिन उसका सफर बिजनेस करने वालों के लिए बहुत कुछ सिखाता है।